Hello students, my name is Amit Singh and I welcome you to my YouTube channel Physics Nest। बहुत सारे स्टूडेंट्स की मुझसे रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर वन शॉट वीडियो बनाइए, 12th के पेपर आने वाले हैं, चैप्टर बाय चैप्टर, हर चैप्टर के लिए उसके बेसिक फॉर्मूलेज, डेरिवेशंस और थ्योरी को कंबाइंड करके एक छोटा सा वन शॉट वीडियो बनाइए, जिससे कि बच्चा अगर उसी चैप्टर को देखे तो उसके सारे कॉन्सेप्ट उसके क्लियर हो जाएं। तो इसी सीरीज में उसी रिक्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए मैंने क्लास 12th का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया है और इससे आगे वाले चैप्टर्स और इसके जो पीछे वाले 2-3 चैप्टर्स हैं इनके वन शॉट वीडियो वन बाय वन डे बाय डे, यानी कि एक दिन में एक वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूंगा और उसको आपको ऑनलाइन मैं आपको मतलब सबमिट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अब जैसे कि चैप्टर का नाम है डुअल नेचर, डुअल का मतलब दो नेचर होना। किस किस में डुअल नेचर? रेडिएशन में भी डुअल नेचर है और मैटर में भी डुअल नेचर है। तो डुअल नेचर का मतलब है एक बार में दो प्रॉपर्टी को शो करना। तो रेडिएशन जो है वो पार्टिकल नेचर को भी शो करता है और रेडिएशन हमारा वेव नेचर को भी शो करता है, और सिमिलर केस ही हमारा मैटर का है, वो भी पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर दोनों को शो करता है। इसी वजह से चैप्टर का नाम हमारा पड़ा है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करूंगा कि रेडिएशन की डुअल नेचर कैसे कैसे। जैसे पार्टिकल नेचर से हमारा मतलब क्या है? पार्टिकल नेचर, हमारी रेडिएशन की पार्टिकल नेचर कब आती है और कब हम कहेंगे कि हमारा इस समय ये जो हमारा रेडिएशन है वो वेव नेचर को शो कर रहा है। जो लाइट रे है, तो लाइट रे इज अ कंसिस्ट ऑफ टिनी पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी, दोज आर नोन एज फोटॉन्स। तो जो फोटॉन्स हैं वो पार्टिकल हैं हमारे और उनको एज अ पार्टिकल ट्रीट किया गया है, एनर्जी के पैकेट्स हैं। तो लाइट रे में क्या होता है, वो फोटॉन्स ही होते हैं। तो फोटॉन्स को अगर हम पार्टिकल के रूप में ट्रीट करें तो वो हमारा क्या है, ये हमारी रेडिएशन की पार्टिकल नेचर है। और ट्रीट क्यों करें, रीजन क्या है कि अगर रेडिएशन हमारा आ रहा है इस तरीके से और किसी सरफेस से वो स्ट्राइक करता है तो बाउंस बैक करता है रेडिएशन, है ना, इस तरीके से। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है या लाइट रे है, वो भी किसी भी शाइनी सरफेस से आएगी, स्ट्राइक करेगी और बाउंस बैक करेगी इस तरीके से, है ना, इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो इसी तरीके से पार्टिकल्स भी होते हैं, आपके जो टिनी पार्टिकल्स और फोटॉन्स, वो भी किसी सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे और बाउंस बैक भी कर सकते हैं। यानी कि जो हमारी रेडिएशन में, रेडिएशन को एज अ पार्टिकल फोटॉन्स अगर हम कंसीडर करते हैं तो हम कहेंगे हमने रेडिएशन को एज अ पार्टिकल ट्रीट किया है। ठीक है, इसके अलावा रेडिएशन को वेव की तरीके से भी ट्रीट करते हैं। जैसे हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो रेडिएशन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन भी होता है और साथ साथ क्या होता है, उससे परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन भी होता है। तो दैट इज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव जो वेरिएशन करेगी और मैग्नेटिक फील्ड की वेव भी वेरिएशन करेगी, दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारी जो बनेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आफ्टर ऑल रेडिएशन को एज हम वेव भी ट्रीट कर रहे हैं, रेडिएशन को एज अ पार्टिकल भी ट्रीट कर रहे हैं। तो रेडिएशन में हमारे डुअल नेचर हो गई। सिमिलर तरीके से हमारा जो मैटर है इसकी भी डुअल नेचर होती है, इसकी भी डुअल नेचर होती है। कौन कौन सी? फिर से भाई, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। अब यहां पे पॉइंट ये है, तो मैटर तो पार्टिकल खुद अपने आप में है, मैटर कोई भी मैटर है, चाहे वो स्क्वायर हो चाहे गोल हो, वो पार्टिकल है। ठीक है, तो मैटर में तो पार्टिकल तो है ही खुद अपने आप में। लेकिन अगर कोई भी पार्टिकल हमारा हाई वेलोसिटी से अगर मूव करता है, ठीक है, टिनी पार्टिकल, चाहे वो चार्ज हो उस पर चाहे चार्ज ना हो, अगर वो हाई वेलोसिटी से मूव करता है तो उससे कुछ वेव्स हमारी एसोसिएटेड होती हैं, उनको कहते हैं मैटर वेव्स या मैटर वेव्स भी कहते हैं। और उन्हीं का दूसरा नाम है डी ब्रॉय वेव, डी ब्रॉय। अब वैसे इसको कई बुक्स में डी ब्रॉगली बोलते हैं, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन यही राइट प्रोनाउंसिएशन है, डी ब्रॉय कहेंगे, डी ब्रॉगली नहीं कहेंगे। तो एनीवे, तो मैटर में भी दो नेचर होती हैं, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। पार्टिकल तो है ही, और जब वो हाई वेलोसिटी से मूव करेगा तो उससे कुछ वेव्स हमारी निकलेंगी। तो यानी कि मैटर में भी हमारी दो नेचर हो गई। तो ये चैप्टर का जस्टिफिकेशन है, रेडिएशन की भी दो नेचर है और मैटर की भी दो नेचर है। ठीक है, अब हम चैप्टर को आगे स्टार्ट करते हैं। तो पूरे चैप्टर में टारगेट हमारा यही है कि जो
जो हमारा ये एज अ फोटोन के रूप में पार्ट इसको ट्रीट करना, कि फोटोन के रूप में जो रेडिएशन का है उसको एज अ फोटोन के रूप में ट्रीट करना, और अगर वो फोटोन जो हमारे किसी मेटेलिक सरफेस से स्ट्राइक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को इमिट करेंगे। ये पूरे चैप्टर की थीम है, ठीक है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर का टॉपिक पहला हम देखते हैं। तो टॉपिक हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल। तो मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली कंडक्ट करती हैं, आपके इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो हो सकती है, तो मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब जो मेटल्स है हमारी उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। होता क्या है कि जो मेटल, जैसे जो मेटेलिक एटम है तो उसकी जो लास्ट ऑर्बिट है या उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं। अगर हल्का सा टेम्परेचर मिला, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी अगर कहें, तो वो इलेक्ट्रॉन्स हमारे उससे एटॉमिक सरफेस से बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बताएं कि जैसे मान लो ये हमारा एटम है मेटल का, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इससे बाहर चले जाते हैं, सही है, मतलब इसकी एटम से बाहर। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया और ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया। तो मेटल्स में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका मतलब मेटल्स में बहुत सारे पॉजिटिव आयन भी होंगे। तो मेटल में क्या होते हैं, हमारे पॉजिटिव आयन्स होते हैं और उतने ही करस्पॉन्डिंग हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस तरीके से मेटल ओवरऑल क्या होती है, न्यूट्रल होती है, हमारी मेटल होती है न्यूट्रल, ठीक है। अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकलने की कोशिश भी करेगा, मेटेलिक सरफेस से बाहर जाने की अगर कोशिश करेगा, तो देखिए क्या होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो मेटल में पहले तो न्यूट्रल थी, अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया उसमें से, तो मेटल की सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वो मेटल को क्या करेगा, वो सॉरी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये मेटल पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो वो इलेक्ट्रॉन को दोबारा से पुल बैक कर लेगा। तो मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बहुत सारे पॉजिटिव आयंस होते हैं, लेकिन वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल की सरफेस में फ्रीली मूव कर सकते हैं, लेकिन सरफेस से आसानी से बाहर नहीं आ सकते। तो उनको कुछ क्या होगा, कुछ एनर्जी की नीड होगी। तो हम यहाँ पे कहेंगे, तो मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेटल की सरफेस के अंदर रहेंगे, लेकिन कन्फाइंड होंगे इसकी सरफेस के अंदर, इससे बाहर नहीं जा सकते। तो इन इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ एनर्जी की नीड होगी, उससे कहेंगे वो एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन की नीड है। अगर उतनी एनर्जी मिल जाए तो इलेक्ट्रॉन उस सरफेस से बाहर चले जाएंगे, उसको कहते हैं वर्क फंक्शन। तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन है तो इस सरफेस के अंदर, पॉजिटिव चार्जेस हैं, पॉजिटिव आयंस हैं और इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं इनके करस्पॉन्डिंग, ठीक है। ये बाहर निकलने के लिए क्या होगा, इसको एक नीड होगी। तो यहां से कोई भी किसी भी तरीके से आप इसको हीट एनर्जी दें, तो जो मिनिमम हीट एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू गेट आउट ऑफ द मेटल सरफेस, इतनी एनर्जी से मिल जाए कि सरफेस से काफी दूर चला जाए। तो मेटल पे भले पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन मेटल इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये सरफेस के जस्ट बाहर नहीं आया, इसको एनर्जी मिली तो काफी दूर तक चला गया, मतलब मेटल सरफेस से आउट हो गया, दूर चला गया, तो मेटल इसको पुल बैक नहीं कर पाएगी। तो जो मिनिमम एनर्जी इस केस में रिक्वायर्ड होती है, उसे कहते हैं वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल। तो डेफिनेशन क्या बनी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू गेट आउट ऑफ द मेटल सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल। उस मेटल का वर्क फंक्शन कहलाता है, ठीक है। देखिए, तो इसको डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप इस डेफिनेशन को नोट कर सकते हैं। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू जस्ट एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल। अब हर मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। कोई मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल होता है, किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। जिस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है उनका वर्क फंक्शन यानी कि कम हुआ, जिनसे मुश्किल है निकालना, बहुत ज्यादा एनर्जी की नीड है, तब वो बाहर निकलेंगे तो उनका वर्क फंक्शन ज्यादा हुआ। तो इनकी एक टेबल है, वर्क फंक्शन की टेबल है कि किस मेटल का कितना वर्क फंक्शन होता है। तो वो वर्क टेबल मैं आपको दिखा देता हूं, जिससे कि आपको आसानी से आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए किस मेटल का कितना वर्क फंक्शन होता है। देखिए, तो हमारी मेटल्स हैं, यहाँ पे एक मेटल है सीजियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मोलिब्डेनम, लेड, एल्युमिनियम, मरकरी, कॉपर, एल्युमिनियम, निकल, प्लेटिनम। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस ऑर्डर में, ये किस ऑर्डर में है कि हमारा जो वर्क फंक्शन है सीजियम का सबसे कम और प्लेटिनम का सबसे ज्यादा वर्क फंक्शन है। सीजियम का वर्क फंक्शन है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और प्लेटिनम का वर्क फंक्शन इज वेरी हाई 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम आसानी से समझ सकते हैं जो सीजियम है उसकी मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालना काफी आसान है और प्लेटिनम की मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालना
मुश्किल है। तो ये कहलाएगी फोटो सेंसिटिव सरफेस। ये फोटो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए बहुत सेंसिटिव, हल्का सा एनर्जी मिली और इसके इलेक्ट्रॉन इससे बाहर चले गए। और प्लेटिनम इज नॉट अ वेरी फोटो सेंसिटिव सरफेस, ये फोटो सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। ये बेसिक फोटो सेंसिटिव सरफेस है। ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है, सबसे मोस्ट फोटो सेंसिटिव इज द सीजियम एंड लीस्ट फोटो सेंसिटिव इज द प्लेटिनम इन दिस केस। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप देख सकते हैं, आपने नोट किया होगा कि यहाँ पे वर्क फंक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक तरीके से बोला है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको वर्क फंक्शन कहते हैं। तो यानी कि वर्क फंक्शन हमारा क्या है, एक एनर्जी है ना, इतनी एनर्जी की नीड है उसे। तो एनर्जी की यूनिट्स पहले हम लोगों ने पढ़ी है, जूल होती है, अर्ग होती है, किलोवाट आवर होती है, कैलोरी होती है, बहुत सारी यूनिट्स होती हैं आपकी एनर्जी की। तो एक नई यूनिट ऐड ऑन हो गई यहाँ पे, कौन सी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हमारी एनर्जी की यूनिट होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैसे डिफाइन करते हैं तो देखते हैं। तो यहाँ पे यह है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मीनिंग क्या है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज gained by the electron when we accelerating that electron by a 1 volt। एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सलेट कराने में जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करता है उससे कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारी इसकी रही डेफिनेशन, और इसको मैं थोड़ा सा आपको ग्राफिकली भी बताने की कोशिश करूंगा जिससे आपको थोड़ा आसानी से समझ में आए, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द दैट काइनेटिक एनर्जी दैट गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन when it is accelerated through a potential difference of 1 volt। चलिए इसको देखो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये हमारी दो प्लेटें हैं, आपको साइड से लाइन दिख रही होंगी लेकिन रियल में क्या है, ये दो प्लेटें हमारी इस तरीके से है। अब दो प्लेटों को हमने 1 वोल्टेज का डिफरेंस लगा दी, कितना, 1 वोल्टेज का डिफरेंस, 1 वोल्ट, ठीक है, 1 वोल्टेज का डिफरेंस लगा दिया। और तो ये पॉजिटिव प्लेट है तो इस पर कौन सा चार्ज होगा, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा और इस प्लेट पे हमारा नेगेटिव चार्ज होगा। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर किस डायरेक्शन में होगा, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, बिल्कुल ठीक है। इस समय हमारा मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे अवेलेबल है, मालूम है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अवेलेबल है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट फोर्स लगता है, हमें पता है पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट फोर्स लगेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, इस इलेक्ट्रॉन पे इधर को फोर्स लगेगा। और फोर्स क्या करता है, एक्सलेशन करता है। यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है तो इधर को इलेक्ट्रॉन का एक्सलेशन इधर को होगा। और एक्सलेशन का मीनिंग वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होना, पॉजिटिव एक्सलेशन तो वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ती चली आएगी, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होगा। तो वेलोसिटी इंक्रीज होने से इसकी काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या बढ़ जाएगी। तो एक वोल्टेज लगाने पे एक इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ से यहाँ तक जितनी एनर्जी का गेन करेगा उसको कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमने इलेक्ट्रॉन, ये आपकी इलेक्ट्रॉन ने गेन करी है। जितनी एनर्जी इसने गेन करी है बैटरी ने उतनी एनर्जी लॉस की है। तो कुल मिला के एक इलेक्ट्रॉन को एक वोल्टेज डिफरेंस पे अगर एक्सलेट कराएंगे तो जितनी एनर्जी वो गेन करेगा वो उसकी कहलाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसने एनर्जी गेन की है। अब यहाँ पे अगर रिलेशन निकालना चाहें इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल का तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है हमारा W = Q डेल्टा वी। आपने सुना होगा W = Q डेल्टा वी हमारा एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हमने कहा कि जितनी एनर्जी गेन की है तो बैटरी ने जितना वर्क किया है उतनी एनर्जी वो गेन करेगा। तो यहाँ वर्क की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एनर्जी और वर्क सेम होते हैं, दोनों की यूनिट सेम होती है। तो चार्ज हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज की जगह लिखेंगे 1.6 10⁻⁹ कूलम। और वोल्टेज कितना है, 1 वोल्ट है, ठीक है। अब इनकी जो मल्टीप्लाई होगी तो आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू की न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी और जो यूनिट्स है उनकी यूनिट से मल्टीप्लाई होगी। तो 1.6 × 10⁻⁹ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। और कूलम इंटू वोल्ट हो जाएगा हमारा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1.6 10⁻⁹ और कूलम इंटू वोल्ट हमारा बनेगा वर्क की यूनिट जो कि जूल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा इतनी जूल एनर्जी के बराबर होता है। तो ये हमारी एक इक्वेशन निकल आई। अगर कभी भी हमें इंटर कन्वर्जन करना होगा तो हम एक दूसरे को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट याद करना आपको, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 × 10⁻⁹ जूल। अब शुरुआत में ही मैंने बोला कि टारगेट हमारा क्या है, मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो इसके 4 तरीके हैं बेसिक। तो सबसे
कुल मिला के इलेक्ट्रॉन बाहर कब निकलेगा, जब उसको एनर्जी मिलेगी। अब एनर्जी की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म देखेंगे। तो देखिए, तो पहला केस हमारा थर्मोआयनिक इमिशन, इसको कहते हैं हॉट इमिशन। यानी कि इस केस में क्या करेंगे, जो मेटेलिक सरफेस होगी उसको हम क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे, उसको क्या करेंगे, हीट एनर्जी देंगे। कौन सी देंगे एनर्जी, हीट एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन जो लूजली बाउंड है, आउटर सरफेस में है या मेटल की सरफेस में फ्रीली कहीं घूम रहा है, अगर उसको एनर्जी मिल गई, जितनी एनर्जी उसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करेगा, वो सरफेस से बाहर चला जाएगा। वो सरफेस से बाहर चला जाएगा। मेटेलिक सरफेस पे जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उतने ही पॉजिटिव चार्ज हमारे मेटल पे आने लगेंगे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल ही रहे हैं ना, तो इससे कहेंगे थर्मोनिक इमिशन। तो किसी मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालना जब उसको हम हीट एनर्जी दे रहे हैं, ये कहलाता हॉट इमिशन या थर्मोनिक इमिशन। थर्म का मतलब टेम्परेचर, और यहां से हमारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो यहाँ पे आयंस हमारे आ रहे होंगे, तो इसे कहेंगे थर्मोनिक इमिशन। बहुत सिंपल सा तरीका है। नेक्स्ट तरीका है, इसको कोल्ड कैथोड इमिशन भी कहते हैं, और दूसरा नाम इसका फील्ड इमिशन। इसमें क्या होता है कि जो हमारा मेटल है, मेटल की सरफेस को अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैसे हो सकता है, मान लीजिए इस सरफेस पे पॉजिटिव रहा हो, मान लीजिए इस सरफेस पे नेगेटिव रहा हो, तो इन दोनों के बीच में रहेगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, अब जो मेटल की बात करते हैं, मेटल में क्या होगा, जो मेटल सरफेस जो बीच में बना रखी है उसमें पॉजिटिव आयंस भी होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो चलो बना देते हैं उनके लिए, कि मैंने कहा उसमें पॉजिटिव आयंस भी होंगे और इलेक्ट्रॉन भी होंगे। जितने पॉजिटिव आयन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, बिल्कुल ठीक बात है। तो हमारा पॉजिटिव चार्ज पे किधर को हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा अवेलेबल है, तो हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, बिल्कुल ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट फोर्स लगता है, तो इलेक्ट्रॉन पे इधर को फोर्स लगेगा। तो जो हमारा एटम है जिसमें बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे इधर को फोर्स और पॉजिटिव आयन पे इधर को फोर्स, तो वो उसमें क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा। अगर हमारा फील्ड सफिशिएंटली स्ट्रांग है तो हमारा क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन उससे बाहर आ जाएंगे। अब आयंस बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि आयंस आपस में आयनिक बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं, बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है, तो आयंस आपस में जुड़े रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होंगे, मतलब इस सरफेस इधर के लिए आपके आने लगेंगे। तो मेटल को बिना गर्म करे केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रख के भी हम इलेक्ट्रॉन को उनसे बाहर कर सकते हैं। तो कौन सा क्या लगा हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसीलिए इसका नाम है फील्ड इमिशन। और इसका नाम है कोल्ड इमिशन। क्यों है कोल्ड कैथोड इमिशन, क्यों है कि कोल्ड इसलिए कि इसमें टेम्परेचर हमने नहीं दिया है, केवल मेटेलिक सरफेस को दो हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रख दिया है, तो उसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं, तो उसको कहते हैं हमारा कोल्ड इमिशन। और थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, पूरे चैप्टर का टारगेट हमारा यही है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, इसी को पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, किसी मेटेलिक सरफेस, जो हमारी मेटल की जो सरफेस है उस पर हम क्या करेंगे, रेडिएशन गिराएंगे। जैसे मेटेलिक सरफेस है, ये मेटल हमारी, और इस पर रेडिएशन हमारा गिरा, फोटॉन्स आ रहे हैं, सही है, मान लो सन से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, और जो रेडिएशन है दैट शुड बी हाईली एनर्जेटिक। ये नॉर्मल रेडिएशन है कि आपने लाइट डाल दी, टॉर्च जला दिया, आसानी से नहीं होगा। ये अल्ट्रावायलेट, एक्सरे या गामा रे, बहुत इधर की जो रेंज में, मैं आपको अभी नाम बताऊंगा कौन सा रेडिएशन स्ट्रॉन्ग रेडिएशन होता है, लेकिन अभी आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, एक नॉर्मल रेडिएशन में ले लिया, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इट इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू इमिट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, तो यहाँ पे फोटॉन्स आ रहे हैं, इसमें क्या है, ये हमारे हमने लाइट की पार्टिकल नेचर को यूज किया है, तो लाइट हमारी कंसिस्ट ऑफ टिनी फोटॉन्स, वो फोटॉन्स आएंगे और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है उसको क्या देंगे, एनर्जी देंगे, तो एनर्जी पाके वो इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होगा, बाहर निकलने लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगेंगे मेटल से, और मेटल पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, ठीक है। तो हमारा इसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो इलेक्ट्रॉन पे फोटो जो हमारे रेडिएशन गिराएंगे और हमारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, इसको कहेंगे, ये क्यों हुआ, फोटॉन्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो इसे कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, फोटॉन्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स हमारे बाहर निकलेंगे। तो इसको तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसको यहाँ पे कट शॉर्ट कर देते हैं। अब ठीक है, अब देखते हैं हमारा फोर्थ सेकेंडरी इमिशन भी एक पॉइंट है, कि हम एक और तरीका है हमारे पास कि उस तरीके से भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, मेटलिक सरफेस लेंगे इस केस में, और कुछ हाई एनर्जेटिक चार्ज लेंगे, चाहे वो न्यूट्रॉन्स वगैरह हो, उन पे चार्ज हो चाहे चार्ज ना हो, लेकिन हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स लेंगे, और पार्टिकल्स क्या करेंगे,
मेटल पे टारगेट करेंगे, तो मेटल की सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे इस केस में भी निकल सकते हैं, तो इसको कहेंगे सेकेंडरी इमिशन। ये सीधी सी बात है कि जैसे कोई चीज रखी हुई है, आपने कोई चीज उठा के फेंक के मारी तो वो चीज उछल के बाहर चली गई, तो हमारे यहाँ पे जो कोई भी जो जो हमारे पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे हम कुछ कहोगे कुछ पार्टिकल्स की क्या करेंगे, बम्बार्डिंग करेंगे, ठीक है, और वो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, ठीक है। ये तरीका हम कम यूज करते हैं, लेकिन ये तरीका भी होता है। सबसे मोस्ट कॉमन मेथड या मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड इज फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन। पूरे चैप्टर का टारगेट यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो दो साइंटिस्ट थे, हॉलवाच और लेनार्ड। इन्होंने अपने अपने समय पे डिफरेंट टाइम पे कुछ ऑब्जर्वेशन किए। उन्होंने देखिए, हॉलवाच ने एक ऑब्जर्वेशन किया, उन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रोस्कोप लिया। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, इलेक्ट्रोस्कोप एक ग्लास का जार होता है, उसके अंदर ये हमारा जैसे ये एक कंडक्टिंग वायर है और यहाँ पे दो गोल्ड लीव्स हैं, मतलब सोने की पत्तियां हैं, ठीक है। आपके स्कूल में भी होता है, ठीक है, लेकिन चुराने की कोशिश मत करना कि सोना है, पतली सी पत्तियां होती, कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं होगा, नॉर्मल सा रेंज होगा। तो उसमें दो पत्तियां होती हैं, उनके बीच में कुछ क्या होता है, कुछ एंगल होता है, ठीक है, इस तरीके से कुछ हल्का सा एंगल होगा। और तो उन्होंने हॉलवाच ने क्या किया, उन्होंने एक जिंक की प्लेट को इससे अटैच कर दिया आपके गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि इन्होंने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यहां पे गिराया जिंक की प्लेट पे। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज अ हाई एनर्जी रेडिएशन, तो क्या करेगा, उसमें रेडिएशन फोटॉन्स है, फोटोन स्ट्राइक किए और जिंक की प्लेट में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उनको क्या किया, बाहर को इमिट कराया। तो जो हमारे जो फोटो इलेक्ट्रॉन चूंकि बाहर आए हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन के बाहर आने से क्या हुआ, फोटो इलेक्ट्रॉन हमारे बाहर आ गए, तो इससे पॉजिटिव चार्ज आने लगा। जितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज आया है जिंक प्लेट पे और ये आपस में जुड़ा है इससे, तो चार्ज क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि यहाँ पे तो चार्ज आ चुका है, यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल और यहाँ पे चार्ज नहीं है तो जीरो पोटेंशियल। तो चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल ट्रांसफर होगा। तो चार्ज हमारा यहाँ से इस पे भी जाएगा और पूरी पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे जो सरफेस हैं, सारी की जो कनेक्टिंग वायर्स हैं, गोल्ड लीव्स हैं, इन पे इक्वली रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सब पे। ऐसा नहीं कि सारा चार्ज यहाँ से गायब हो जाएगा, यहाँ पे भी कुछ चार्ज आएगा, कुछ चार्ज यहाँ पे, सब जगह चार्ज होगा। और कुल मिला के पूरा जो सरफेस है हमारी मेटल्स का, इनका क्या होगा, पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, फिर चार्ज का ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा। शॉर्टकट में कहें तो ये कह सकते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन गिरेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो पॉजिटिव चार्ज हमारे पूरे इलेक्ट्रोस्कोप की जो हमारी कनेक्टिंग वायर्स हैं, गोल्ड लीव्स हैं, इन सब पे रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जो पहले जिनके बीच में जो एंगल था, तो वो एंगल हमारा बढ़ जाएगा। क्यों कि ये पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पे आएगा तो इन पॉजिटिव चार्ज पे क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो गोल्ड लीफ के बीच जो भी पहले एंगल था, मान लो 30 डिग्री था, 25 डिग्री था, वो एंगल पहले से बढ़ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होगा। तो हॉलवाच ने कहा, देखिए मैंने बिना टच किए इलेक्ट्रोस्कोप दूर रखा है, मैंने केवल एक रेडिएशन गिराया और इनके बीच में एंगल चेंज हो गया। तो लोगों को सरप्राइज हो गया है, ये कैसे हो गया। तो उन्होंने कहा इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन। अगर हम कोई सफिशिएंट एनर्जी का फोटोन की लाइट को गिराएंगे, रेडिएशन गिराएंगे, तो किसी भी फोटो सेंसिटिव सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो चूंकि इससे कनेक्टेड है तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होगा, तो एंगल हमारा बढ़ जाएगा। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन किया था हॉलवाच ने। इसके सक्सेशन में थोड़े समय के बाद में एक एक्सपेरिमेंट किया हमारे लेनार्ड ने, वो उसका एक्सटेंडेड वर्जन है, देखिए ये वाला। तो लेनार्ड ऑब्जर्वेशन, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे क्वार्ट्ज का एक बल्ब लिया, ये वैक्यूम इवेक्यूएटेड है, इसमें एक वैक्यूम है, इसमें कोई भी गैस नहीं है, ठीक है। और ये दो प्लेट्स हमारी, और इसको इन्होंने एक बैटरी से इस तरीके से कनेक्टेड किया है। यहाँ पे हमारा जो ये क्या गैल्वेनोमीटर है, बहुत स्मॉल करंट का, माइक्रो एम्पियर तक की करंट को मेजरमेंट कर सकता है, स्मॉल करंट को भी मेजरमेंट कर सकता है, ठीक है। तो उन्होंने, अगर आप लॉजिकली देखेंगे कि अगर यहाँ पे रेडिएशन ना होता, रेडिएशन नहीं गिर रहा होता, तो इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, कि यहाँ बैटरी है, बिल्कुल सही कनेक्टिंग वायर्स हैं, लेकिन बीच में क्या है, डिस्कनेक्शन है, बीच में डिस्कनेक्शन है, इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में वायर अवेलेबल नहीं है, तो रूल के हिसाब से इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो सकती। लेकिन उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन किया कि अगर मैं इस वाले पे जो हमारा देखिए बैटरी हमने जोड़ी, इस देखो माइनस से जुड़ा हुआ, देखो प्लस से, तो ये कैथोड है हमारा और पॉजिटिव से जुड़ा हुआ मान लो ये एनोड है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम कैथोड पे
अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या हाई एनर्जी रेडिएशन को गिराएंगे तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे। चूंकि ये प्लेट पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन उनको अट्रैक्ट करेगी तो इलेक्ट्रॉन इधर को मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन हमारे टुवर्ड्स राइट जाएंगे। और करंट हमारी इलेक्ट्रॉन के मोशन के अगेंस्ट होती तो हमारी करंट हमारी ऐसे फ्लो होने लगेगी। तो देखा उन्होंने, बोले ये देखिए, ये भी सरप्राइज होगा अपने आप में कि यहाँ पे बीच में डिस्कनेक्शन था, करंट फ्लो नहीं हो सकती थी, लेकिन हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एक ऐसा इफेक्ट है कि उसकी वजह से हमारा इस सर्किट में भी करंट फ्लो होने लगी। तो लेनार्ड ने ये ऑब्जर्वेशन करके लोगों को दिखाया, देखिए इस सर्किट में रूल के हिसाब से करंट फ्लो नहीं हो सकती, लेकिन अगर मैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन गिराऊंगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर को भागेंगे और करंट हमारी इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के अगेंस्ट में फ्लो होने लगेगी। और जो हमारा गैल्वेनोमीटर था उसमें वो जो जीरो पे था उसमें थोड़ा डिफ्लेक्शन आने लगा। तो बोले कि अरे ये तो एक चमत्कार हो गया, जादू हो गया, ये कैसे हुआ? तो लेनार्ड ने इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया कि भैया ये फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन की वजह से ऐसा हुआ है। तो हॉलबॉच ने पहले किया था ऑब्जर्वेशन, लेनार्ड ने उसके बाद में किया था। ठीक है, अब चैप्टर हमारा मिडिल में पहुंच गया, 2-3 पॉइंट है, उसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो अब हमारा टारगेट है यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम इस एक्सपेरिमेंट में देखेंगे कि हम अगर हमारे जो लाइट रे है उसको हम बदलें, उसकी एनर्जी बढ़ाएं या उसकी एनर्जी कम करें, या जो बैटरी है उसकी वैल्यू बढ़ाएं या कम करें, या जो भी कुछ पैरामीटर्स उनको चेंज करें, तो हमारा जो करंट है, हमारी जो इलेक्ट्रॉन करंट है, इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो हो रही है, फोटो करंट, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो 3 चीज़ें हमारे पास है यहाँ पे, जो लाइट रे है उसकी इंटेंसिटी, जो लाइट रे है उसकी फ्रिक्वेंसी, और बैटरी का यहाँ पे पोटेंशियल। तो 1 बाय 1 करेंगे, तीनों को एक साथ नहीं करेंगे, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि करंट किसकी वजह से कम ज्यादा हो रही है। तो पहले हम करेंगे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, लाइट रे की इंटेंसिटी। ठीक है, अब बात ये आती है कि इंटेंसिटी होती क्या है। इंटेंसिटी से मतलब है जैसे हमारे पास एक टॉर्च है, तो टॉर्च मैंने जलाई और यहाँ पे कुछ रेडिएशन जो आया तो यहाँ पे कुछ ब्राइटनेस आई। ठीक है, अगर हम एक साथ 2 टॉर्च जला दें तो यहाँ पे ब्राइटनेस डबल हो जाएगी, तो इसके कहेंगे यानी कि लाइट रे की इस पॉइंट पे इंटेंसिटी हमारी डबल हो गई है। इंटेंसिटी से मतलब हमारा नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ाना। अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाता हूं, अगर मैं यहाँ पे जो लाइट रे उसका मतलब कि किसी तरीके से बल्ब की रोशनी बढ़ा दूं, तो जो यहाँ पे लाइट रे गिर रही है उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी। इंटेंसिटी बढ़ने से मतलब है लाइट रे की अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा निकलेंगे, तो ज्यादा लाइट रे में ज्यादा फोटॉन्स होते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे, इंटेंसिटी का मतलब यहाँ पे है लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाने से मतलब है यहाँ पे लाइट जो फोटॉन्स गिर रहे हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ाना। तो जैसे मान लो एक हमारी जो अल्ट्रावायलेट लाइट गिर रही है, मान लो यहाँ पे किसी टॉर्च से डाल रखी है हमने, तो एक टॉर्च की जगह कोई दो टॉर्च एक साथ ऑन कर दी तो हमारी यहाँ पे जो रेडिएशन फॉल कर रहा है उसकी इंटेंसिटी डबल हो जाएगी। तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को अगर निकालता है तो 2 फोटोन 2 को निकालेंगे, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स हमारे बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ फोटॉन्स ही हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा देंगे। तो जितने इंटेंसिटी बढ़ने से फोटॉन्स बढ़ेंगे, फोटॉन्स बढ़ने से फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, और जितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स इधर, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स इधर को चलेंगे, तो हमारा चूंकि चार्ज बढ़ चुका है तो करंट भी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? करंट क्या होती है? करंट हमारी होती है I बराबर चार्ज बाई टाइम। रेट ऑफ फ्लो इज नोन एज करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। अगर हमारा चार्ज बढ़ेगा तो करंट तो बढ़नी ही बढ़नी है। तो ज्यादा फोटॉन, अगर हमारी इंटेंसिटी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, फोटॉन्स ज्यादा इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे यानी चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो करंट हमारी बढ़ेगी। तो इस ऑब्जर्वेशन में देखा गया कि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो हमारी फोटो करंट भी बढ़ेगी। तो ये इन दोनों के बीच में एक बनेगा लीनियर रिलेशन, बनेगा लीनियर रिलेशन। मैं आपको वो रिलेशन दिखा देता हूं, ये रिलेशन हमारा बनेगा। ये हमारा करंट, जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट और फोटो करंट के बीच में ये रिलेशन बनेगा। जितनी अगर हमारी इंटेंसिटी डबल होगी, अगर हमारी इंटेंसिटी देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हमारी इंटेंसिटी बढ़ रही है, अगर जैसे इस पॉइंट पे इतनी इंटेंसिटी पे कुछ फोटो करंट है, इंटेंसिटी हमने और बढ़ा दी तो फोटो करंट हमारी बढ़ रही, तो लीनियर रिलेशन बनेगा, हम देख सकते हैं। तो हमारा लीनियर रिलेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी उसी की प्रोपोर्शन फोटो करंट भी हमारी बढ़ेगी। तो हमने पहला इफेक्ट देखा कि जो हमारा रेडिएशन गिर रहा है उसकी इंटेंसिटी बढ़ाने पे फोटो करंट लीनियरली बढ़ रही है। नेक्स्ट इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। तो इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल का मतलब यहाँ पे जो बैटरी लगाई है उसका वोल्टेज कम ज्यादा करें या क्या, या बैटरी को रिवर्स कर दें तो क्या होगा।
तो पहले जो ऑब्जर्वेशन किया, मान लो हमने कोई बैटरी ही नहीं लगाई, तो क्या होगा, तो रेडिएशन गिरा, इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो करंट हमारी ऐसे फ्लो होगी, तो बिना बैटरी के ही कुछ ना कुछ करंट हमारी अवेलेबल होगी। ठीक है, यानी कि जीरो वोल्टेज पे ही कुछ ना कुछ करंट हमारी अवेलेबल होगी। ठीक है, तो देखिए कैसे बनेगा इसका डायग्राम। तो हम लोग देखिए, ये फिर से हमारा हमें बनाना है डायग्राम वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल और जो हमारी फोटो करंट है उसके बीच में है, फोटो करंट हमारी नंबर ऑफ फोटोन पे डिपेंड करेगी, फोटोन बढ़ने पे फोटो करंट हमारी बढ़ेगी। अगर हमारा वोल्टेज है जीरो, हमने कोई बैटरी नहीं लगाई है, तो मान लो कोई करंट हमारी ये आ रही, इस अमाउंट की करंट है, जीरो वोल्टेज पे कुछ करंट है। अगर हम यहाँ पे वोल्टेज पॉजिटिव कर दें, पॉजिटिव का मतलब है कि हम यहाँ पे पॉजिटिव बैटरी के टर्मिनल कर दें, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, अगर हम बैटरी ऐसे लगा दें तो ये पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, इस एनोड पे आ जाएगा, और नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा। तो होगा क्या, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इसको जो हमारा जो पॉजिटिव प्लेट है वो उसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, इधर को अट्रैक्ट करेगी। तो हमारे पॉजिटिव चार्ज लगाने से इलेक्ट्रॉन जो अवेलेबल है वो तेजी से भागेंगे, फोर्स लगेगा तो तेजी से भागेंगे, उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो तेजी से भागेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के पहुंचने का टाइम कम हो जाएगा। और करंट क्या होती है, Q/T। तो चार्ज तो नहीं बढ़ा, चार्ज जो था उतना ही रहा, लेकिन टाइम कम हो गया, कम समय में यहां से यहां तक पहुंचने लगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अट्रैक्ट किए जा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज के द्वारा। तो टाइम कम होने पे भी करंट हमारी बढ़ेगी। ये मत समझिए कि हमेशा एक ही पॉइंट होगा कि चार्ज बढ़ने पे ही करंट होगी, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट भी है, अगर चार्ज तेजी से मूव करेगा तो भी करंट बढ़ेगी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। चार्ज बढ़ने पे भी करंट बढ़ती है, और अगर टाइम कम हो, उनका इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ जाए तो करंट हमारी बढ़ जाती है। और अगर हमारा चार्ज रुका हुआ है तो करंट ही नहीं होगी। तो ऐसा नहीं चार्ज की वजह से करंट होती है, चार्ज के मोशन की वजह से करंट होती है। तो इलेक्ट्रॉन पे इधर को फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर को एक्सीलरेट कर रहे हैं, कम समय में पहुंचेंगे तो हमारी करंट बढ़ेगी। तो हम अगर यहाँ पे वोल्टेज पॉजिटिव लगा रहे हैं इस तरीके का, तो करंट हमारी थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन करंट इतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी कि आप मतलब वोल्टेज लगा के ही सारा काम कर लें। तो करंट कुछ समय के बाद में क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, फिर हमारी आगे ज्यादा नहीं बढ़ती है, कुछ आगे ज्यादा नहीं बढ़ती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हम इसका उल्टा कर दें, अगर हम इसका अपोजिट कर दें, अपोजिट से मतलब है कि हम बैटरी रिवर्स लगा दें, बैटरी को रिवर्स कर दें, तो मीनिंग इसका ही है कि इधर पॉजिटिव कर दें और इधर नेगेटिव कर दें, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो क्या होगा कि ये पॉजिटिव हमारा इधर आ जाएगा और ये नेगेटिव हमारा इधर आ जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, तो उधर को जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहां पे क्या मिलेगा, रिपल्शन। तो इलेक्ट्रॉन का अपोज होने लगेगा। पहले तो बेचारे जा रहे थे बड़े मजे में, लेकिन यहाँ पे अपोज होने लगा, तो आसानी से नहीं पहुंच पाएंगे। तो क्या करेंगे, बाउंस बैक होने लगेंगे, पीछे कम से कम जाएंगे। जो बहुत हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होगा वो तो चला जाएगा, लेकिन जो कम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन होंगे वो रुकने लगेंगे। तो फोटो करंट में ड्रेस्टिकली चेंज आएगा, बहुत तेजी से कम होने लगेगी। तो रिवर्स में नेगेटिव वोल्टेज लगाने पे हमारी क्या होगी, करंट की अमाउंट कम होगी। ठीक है, तो देखते हैं करंट की अमाउंट हम बनाते हैं, कम होगी, तो हमने कहा करंट हमारी धीरे धीरे कम होने लगेगी। ठीक है, और अगर हम रिवर्स में ज्यादा वोल्टेज लगा दें, यही वोल्टेज और अमाउंट बढ़ा दें, इस वोल्टेज की अमाउंट और बढ़ा दें, बैटरी तो यही है लेकिन इसकी और मोस्ट नेगेटिव कर दें इस तरीके से, ये इसको हाईली नेगेटिव कर दें और इसको हाईली पॉजिटिव कर दें, तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे होंगे वो आसानी से उधर को नहीं जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उधर जाने की कोशिश करें, लेकिन वहां पे नेगेटिव चार्ज होने की वजह से रिपल्शन मिलेगा, तो आसानी से आगे नहीं बढ़ेंगे, बाउंस बैक करने लगेंगे। ठीक है, तो जितना नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना हमारा क्या होगा, हमारी फोटो करंट हमारी कम होगी। और एक ऐसा वोल्टेज भी आएगा, एक ऐसा नेगेटिव वोल्टेज भी आएगा जिसमें फोटो करंट हमारी हो जाएगी जीरो, उसको कहेंगे कट ऑफ वोल्टेज। वो हमारा उस मेटल का क्या है, कट ऑफ वोल्टेज, तो इसको कहेंगे वी कट ऑफ वोल्टेज कहेंगे। और ये चूंकि इधर पॉजिटिव में वोल्टेज है, इधर नेगेटिव में, तो इसको -V0 हम कहेंगे। तो ये हमारा कट ऑफ वोल्टेज है, कट ऑफ वोल्टेज। तो कट ऑफ वोल्टेज इज द वोल्टेज एट विच द और नेगेटिव वोल्टेज है एट विच द फोटो करंट इन दिस एपरेटस इज जीरो। यहाँ पे हमारी जीरो जाएगी, यानी पॉजिटिव वोल्टेज बैटरी जैसे हमने पहले लगाई थी, उस पॉजिटिव वोल्टेज से तो करंट का एनहेंसमेंट हो रहा था, बढ़ रही थी करंट की अमाउंट, थोड़ी सी बढ़ी भी थी और आगे जाके सैचुरेटेड हो गई थी। और रिवर्स में अगर हम वोल्टेज लगा देंगे तो हमारी फोटो करंट तेजी से कम होगी, और एक ऐसा वोल्टेज नेगेटिव में आएगा जहां पे हमारा फोटो करंट हमारा हो जाएगा जीरो।
तो ये हमारा इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, वोल्टेज का ऐसे हम यूज कर सकते हैं। तो पॉजिटिव वोल्टेज से करंट इनहेंस होगी, नेगेटिव वोल्टेज से इनहेंस करंट हमारी क्या होगी, डिमिनिश होगी, कम होगी। लास्ट पॉइंट इसका हमारा है यहाँ पे थर्ड पॉइंट, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जो हमारा रेडिएशन फॉल हो रहा है, अगर हम उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर दें, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी चेंज कर दें तो क्या होगा। फ्रीक्वेंसी से मतलब यह है, देखो जो फोटोन है क्या, फोटोन इज द टिनी पार्टिकल दैट इज हैविंग एनर्जी h इंटू न्यू। जहां पे h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, और न्यू क्या है, जो उस पैकेट में जो एनर्जी वाइब्रेट कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो h न्यू हमारे फोटोन की एनर्जी है। अगर तो एनर्जी कितनी है, एनर्जी हमारी h इंटू न्यू है। अगर हमारे रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी का मतलब न्यू बढ़ जाएगा, तो आफ्टर ऑल हम देख सकते हैं ये h न्यू की मल्टीप्लाई बढ़ जाएगी, तो हमारी एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारा जो रेडिएशन फॉल हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो जो हमारा फोटॉन्स हैं जो फॉल हो रहे हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। और यहाँ पे वर्क फंक्शन तो फिक्स है, तो उसमें से जो सब्सट्रैक्शन है वो जो भी होगा, तो बची हुई एनर्जी से हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भागेगा। ये एग्जांपल लेते हैं, देखिए ये एग्जांपल लेते हैं। माना कि मैंने कहा पहले हमारा जो फोटोन जो हमारा फोटोन था, मान लीजिए वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का था, मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का था, और इस मेटल का वर्क फंक्शन मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन गिरा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसमें से सब्सट्रैक्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन इधर को जाएगा किस एनर्जी से, 10-2 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जा रहा था। ठीक है, अब हम दूसरा केस लेते हैं, ये वाला केस। हमने फ्रीक्वेंसी, अगर हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, अगर हमने इसकी जो रेडिएशन गिर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी फोटोन की, तो मान लो मैंने कहा 10 से बढ़ के वो मान लो कितनी हो गई, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। लेकिन जो वर्क फंक्शन है वो फिक्स है, ये 12/2 है, तो 12 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो भागेगा वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भागेगा। कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भागेगा। तो हाई एनर्जी से भागेगा, क्या करेगा, पहले 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भाग रहा था, अब 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भागेगा, तो इसको रोकना काफी मुश्किल होगा, तो रिवर्स में ज्यादा वोल्टेज हमें लगाना पड़ेगा। अगर हम इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे उसकी एनर्जी बढ़ेगी, उसमें से सब्सट्रैक्शन है वो फिक्स है, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जो पहले 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से निकल रहे थे वो अब पहले से ज्यादा एनर्जी से निकलेंगे, तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से निकलेंगे। तो यहाँ पे उनको रोकने के लिए जो रिवर्स में वोल्टेज हम लगाएं तो हमें ज्यादा नेगेटिव वोल्टेज लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये है कि अगर हम एनर्जी फोटोन की एनर्जी बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बढ़ेगी, एक पॉइंट, और उनको रोकने के लिए ज्यादा एनर्जी की नीड होगी, ज्यादा रिवर्स वोल्टेज लगाना पड़ेगा। ठीक है, 2 पॉइंट समझ में आ गए। अगर हम एनर्जी फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी, और जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी एनर्जी ज्यादा होगी पहले के रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रॉन जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होगी। दूसरा पॉइंट, उनको रोकने के लिए रिवर्स में वोल्टेज ज्यादा लगाना होगा। पहले 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को रोकने के लिए हम रोक सकते थे, अभी इलेक्ट्रॉन होगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो उसको रोकने के लिए रिवर्स में ज्यादा एनर्जी की नीड होगी। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है, देखते हैं हम लोग ग्राफ इसका। ये हमारा ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ। ठीक है, जस्ट सेकेंड, ये हमारा ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ पहले ही है, एक नॉर्मल सा ग्राफ था हमारा, देखिए ये हमारा एक नॉर्मल सा ग्राफ था, ये पहले वाला ग्राफ फोटो करंट और हमारा एनोड पोटेंशियल में, इतना ग्राफ तो कॉमन था, इतना ग्राफ तो हमारा कॉमन था। कौन कौन सा ग्राफ कॉमन था हम देखो, बनाते हैं। ये ग्राफ तो हम पहले ही बना, ये तो हम सीख चुके हैं, ये ग्राफ तो हम सीख चुके हैं। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि अगर हम जो हमारा रेडिएशन फॉल हो रहा है उसकी एनर्जी हम बढ़ाते रहें, ठीक है, तो जो रिवर्स में वोल्टेज लगाना होगा वो ज्यादा होगा। तो हमारे और भी ग्राफ मान लो बनेंगे, मान लो ये ग्राफ एक बन चुका है, एक ग्राफ ये बन चुका है, तो आपस में देख सकते हैं तो किसमें कितना ये वोल्टेज ज्यादा है, या ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो हम देख सकते हैं ये वोल्टेज ज्यादा है, तो रिवर्स में वोल्टेज इसको ज्यादा चाहिए, तो यानी कि इस समय जो फ्रिक्वेंसी होगी वो ज्यादा होगी। ये 3 फ्रिक्वेंसी पे ग्राफ बने, μ1 μ2 μ3, तो μ3 फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी, इसलिए उसको रोकने के लिए रिटार्डिंग पोटेंशियल जो रिवर्स में वोल्टेज लगाया है वो ज्यादा है। ठीक है, तो ये नॉर्मल सा ग्राफ था।
अगर इन जो 3 ग्राफ हमारे बने डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के म्यू1 म्यू2 म्यू3, तो इनमें पूछा जा सकता है कौन सी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं जो म्यू3 के करस्पॉन्डिंग जो नेगेटिव वोल्टेज है ज़्यादा है। जितना ज़्यादा नेगेटिव वोल्टेज लगाना पड़ा होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो हमारा फोटोन फॉल हो रहा है उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, यानी कि उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा थी, तो उसको रोकने के लिए रिवर्स में ज़्यादा वोल्टेज लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा ग्राफ है, उसी में मॉडिफिकेशन है। इतना ग्राफ तो सिमिलर है, पहले जैसा ही है। ये ग्राफ और एड ऑन है डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पे, तो हम कह सकते हैं इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। तो ये था हमारा इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ फॉलिंग या इंसिडेंट रेडिएशन। अब यहाँ पे हमारे जो आइंस्टाइन साहब थे, उन्होंने जो सारी बातें हम लोगों ने की हैं, तो उनको कुछ पॉइंट के रूप में बोला है, पेपर में आएंगी तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो पॉइंट उन्होंने क्या थे, उन्होंने बोला कि जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है वो हमारा दो पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन है। एक पार्टिकल हमारा फोटोन है और एक पार्टिकल हमारा इलेक्ट्रॉन है। तो ये पहला पॉइंट हमारा। दूसरा इन्होंने बोला कि जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटल की सरफेस के अंदर बाउंड होते हैं, वो आसानी से बाहर नहीं निकल सकते, उनको कुछ एनर्जी की नीड होती है। दैट मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल। इसको डब्ल्यू नॉट या फाई नॉट से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये कहलाता है हमारा वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल। इसके अलावा एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बताते हैं। एक केस लेते हैं, जैसे हमारे पास एक मेटल है, ये मेटल है हमारे, और इसमें मान लो हमारे कुछ पॉजिटिव आयन तो हैं, जितने पॉजिटिव आयन है उतने ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिल्कुल ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, मान लो मैंने कहा कि जो हमारा जो मेटल है, मान लो उसका वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक नॉर्मल केस पहले जैसा ले लिया कि हमारा वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और मान लो हमारा यहाँ से गिर रहा है, फोटॉन्स आ रहे हैं, उनका वर्क फंक्शन, उनकी एनर्जी कितनी है, हर फोटोन की एनर्जी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हर फोटोन की एनर्जी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या ऐसा हो सकता है दो फोटोन मिलके, तो एक फोटोन तो निकाल नहीं सकता इसके लिए कि इसकी नीड है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ की फोटोन दे रहा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टूडेंट के मन में आ सकता है कि क्या दो फोटोन मिलके 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा, एंड एनर्जी ऑफ एवरी फोटोन शुड बी ग्रेटर देन द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द फोटो दैट इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन की जितनी नीड है उसके बराबर एनर्जी हो या उससे ज्यादा एनर्जी हो, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि इसकी नीड है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एक इलेक्ट्रॉन आया दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, इसने दोनों को एब्जॉर्ब कर लिया, एनर्जी बराबर हो गई और बाहर निकल गया, ठीक है। तो इसका ये थर्ड पॉइंट था हमारा, जो आइंस्टाइन की थ्योरी का था कि ईच फोटोन इंटरेक्ट विद 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन से ही इंटरेक्ट करेगा, ज्यादा से नहीं करेगा। तो इसका लॉजिक हमारा ये था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन बताई, उसके हिसाब से यहाँ से एक इक्वेशन निकलेगी हमारे आइंस्टाइन की, ठीक है। यहाँ पे इंसिडेंट फोटोन गिर रहा है, यहाँ पे जो बाउंड इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को कम कर रहा है, खींच रहा है, खर्च कर रहा है, और बची हुई एनर्जी से हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो हम कह सकते हैं, मान लीजिए जो हमारा फोटोन है, जो हमारा फोटोन फॉल हो रहा है, मान लो उसकी एनर्जी कितनी है एच न्यू, वर्क फंक्शन कितना है डब्ल्यू नॉट या एफ नॉट, ठीक है। और ये जो हमारा निकल रहा है बची हुई एनर्जी से हमारा क्या निकल रहा है, हमारा ये फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो फोटो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी, मान लो फोटो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, तो हमने उसको नोट कहा कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, तो फोटो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, ये वैल्यू हमारी होगी, ठीक है। और वर्क फंक्शन हमारा यहाँ पे क्या है, वर्क फंक्शन हमारा होगा ये हमारा एच न्यू नॉट, ठीक है। ये कहाँ से आया पॉइंट, देखिए जो फोटोन हमारा आ रहा है उसकी मिनिमम एनर्जी किसके बराबर होनी चाहिए, वर्क फंक्शन के बराबर, तो ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। तो वर्क फंक्शन शुड बी इक्वल टू सर्टेन एनर्जी ऑफ अ फोटोन, दैट सर्टेन एनर्जी इज एच न्यू नॉट, और दैट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नोन एज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे,
देखो जैसे अगर आपसे कहा जाता है कि मेटल है, मेटल का वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उन्होंने कहा अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है हमारा, और इसको रख देंगे एच न्यू नॉट के बराबर। तो यहाँ पे जो न्यू नॉट की वैल्यू उस समय निकलेगी वही क्या होगी, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ अ मेटल। तो अगर हमें एनर्जी पता है तो हम फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं, कौन सी फ्रिक्वेंसी के रेडिएशन पे इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चालू होंगे। हर ऐसा नहीं आपने कोई भी रेडिएशन गिराया उससे इलेक्ट्रॉन निकलना चालू होगा, नहीं, वो एनर्जी की मिनिमम नीड है, वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी होनी चाहिए। तो एनर्जी को कहेंगे एच न्यू और वर्क फंक्शन को जो वैल्यू उसको बराबर रख देंगे। तो यहाँ से न्यू नॉट की जो वैल्यू निकलेगी वो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ अ मेटल निकलेगी। ठीक है, तो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का मतलब है मिनिमम मिनिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन दैट इज केपेबल ऑफ लिबरेटिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मैट्रिक्स सरफेस। ठीक है, तो मिनिमम एनर्जी है, तो मिनिमम एनर्जी जो होती है वर्क फंक्शन होती है, वर्क फंक्शन को मैंने उसके बराबर कर दिया तो न्यू नॉट की वैल्यू निकलेगी दैट इज कट ऑफ वोल्टेज। एनीवे, तो हमारा जो वर्क फंक्शन हम यहाँ पे देख सकते हैं, वर्क फंक्शन को एच न्यू नॉट लिख सकते हैं, तो मैंने लिखा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, तो इसमें से एच कॉमन ले सकते हैं, न्यू माइनस न्यू नॉट इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और एक काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो फोटोन हमारा निकला है वो एक इलेक्ट्रॉन है, उसका कुछ मास होगा, कुछ वेलोसिटी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी को हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म से कर सकते हैं, या तो हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर रख दें, तो ऐसे भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से, या हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन लिबरेट होता है उसको रोकने के लिए जितना रिवर्स वोल्टेज चाहिए होता है ना रिवर्स में, तो वो एनर्जी हम इसके बराबर करेंगे काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो लास्ट पॉइंट देखिए, खैर अभी तो आप इसको इक्वेशन को समझने की कोशिश करिए, ये इक्वेशन आपको समझ में आनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन हमारा जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी एनर्जी कितनी होगी, तो इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी में से हमारा वर्क फंक्शन घट जाएगा। बस इतना पॉइंट आप नोट करिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसको नए तरीके से नेक्स्ट में मैं देखता हूं। तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट आता है हमारा, तो जो हमने यहाँ से पिछले से देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक, तो यहाँ पे एक पॉइंट है, देखिए जो हमारा यहाँ से रेडिएशन गिरा, मान लीजिए वो रेडिएशन गिरा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और इसका वर्क फंक्शन मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सही है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन कितने एनर्जी के निकलेगा बताइए, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो उसको रिवर्स में रोकने के लिए कितनी एनर्जी में मतलब बैटरी खर्च करेगी, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी खर्च करेगी उसको रोकने के लिए, कि 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भागता चला जा रहा है, तो रिवर्स का वोल्टेज लगाओ और इतनी एनर्जी उसको इलेक्ट्रॉन को रिवर्स में लगाओ कि वो इसको रोक सके। ठीक है, तो वो जब रिवर्स में रोक सके, जब रोकेगा तो करंट क्या हो जाएगी, जीरो, तो स्टॉपिंग वोल्टेज ही वोल्टेज उस समय होगा, इस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए कौन सा वोल्टेज होगा, स्टॉपिंग वोल्टेज। और उस एनर्जी कितनी लगाई होगी हमने, एनर्जी कितनी होगी, ई वी नॉट कहां से आया, डब्ल्यू बराबर क्यू डेल्टा वी, चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन रोक रहे हैं वी नॉट वोल्टेज से, तो कितनी एनर्जी, एनर्जी का मतलब वर्क का मतलब डब्ल्यू, वर्क का फॉर्मूला हमारा क्या है यहाँ पे देखिए, वर्क का फॉर्मूला हमारा यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू बराबर क्यू वी नॉट, किसको रोका है, इलेक्ट्रॉन को रोका है, वोल्टेज उस समय कितना है, वी नॉट, तो इतनी एनर्जी से हम उसे रोकेंगे जो भागता हुआ इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है। तो जो हमारी इक्वेशन थी अभी वाली, हमारी इक्वेशन थी काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की जगह हम वो एनर्जी लगा देंगे ई वी नॉट इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, या इसकी जगह वर्क फंक्शन तो हम लगा ही रहे थे बार बार, ये भी हमारी एक इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे, भाई सिंपल सी ये इक्वेशन तो पता ही है, जो काइनेटिक एनर्जी है, जो इतनी काइनेटिक एनर्जी भाग रहा है तो उसको रिवर्स में रोकने के लिए इतनी एनर्जी की नीड होगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल और चार्ज होगा हमारा इलेक्ट्रॉन का। तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी, इस इक्वेशन का यूज है लास्ट आर्टिकल में। ठीक है, बढ़ते हैं लास्ट आर्टिकल की तरफ हम लोग। तो यहाँ पे हमारा लास्ट आर्टिकल है डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड वर्क फंक्शन। अगर आपको कोई मेटल सरफेस दे दी जाए, भैया ये मेटल हमारे पास आपके पास है, इसका वर्क फंक्शन निकालिए,
तो क्या करेंगे, उसे पूछेंगे तो नहीं भाई साहब बताइए आपका वर्क फंक्शन कितना है, ठीक है। तो कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके थ्रू हम उसका वर्क फंक्शन निकाल सकते हैं, और जो प्लैंक कांस्टेंट बार बार हम लोग यूज करते हैं उसकी वैल्यू भी वहां से आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, उस मेटल को ले जाएंगे और जो हमारा एपरेटस था शुरुआत में ही हम दिखाते चले आ रहे हैं, उस एपरेटस में उसको क्या करेंगे, उस एपरेटस में उस मेटल को लगा देंगे। तो हम अगर हम प्लैंक कांस्टेंट निकालना चाहते हैं और वर्क फंक्शन किसी मेटल का निकालना चाहते हैं तो मेटल को यहाँ पे लगा देंगे, और जो हमारा यहाँ पे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और जो हमारा रेडिएशन फॉल कर रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी के बीच में एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इक्वेशन हमारी क्या है। इक्वेशन हमारी ये है, अभी हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी आई थी, ई वी नॉट हम कह सकते हैं उसे, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। तो वी नॉट हमारा क्या हो गया, एच वाई ई न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट वाई ई। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वी नॉट इक्वल्स टू एच वाई ई और न्यू माइनस, मतलब प्लस कर दिया, माइनस डब्ल्यू नॉट वाई ई। ये हमारी एक इक्वेशन आ चुकी है। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे। ये हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम y एक्सिस पे ले लें वी नॉट और x एक्सिस पे ले लें न्यू, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलिंग रेडिएशन, तो इन दोनों के बीच में बनेगा हमारा एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो हमने कहा कि y एक्सिस पे स्टॉपिंग वोल्टेज ले लिया और x एक्सिस पे हमने फॉलिंग रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ले ली, इनके बीच में बनेगा हमारा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। कैसा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, बिल्कुल ठीक है। और ये इंटरसेप्ट ऑन वर्टिकल एक्सिस कितना है, इतना, और इंटरसेप्ट हम देख सकते हैं नेगेटिव आया है, यानी कि सिचुएशन कुछ ऐसी होगी। स्ट्रेट लाइन ये बनी हमारी स्ट्रेट लाइन, और हम कह सकते हैं हमारा, ठीक है, ये हमारा इंटरसेप्ट आया है नेगेटिव। यहाँ पे देखिए ये हमारा इंटरसेप्ट, नेगेटिव इंटरसेप्ट हमारा आया है, ये हमारा इंटरसेप्ट है। कितना है ये वैल्यू, ये वैल्यू है, आप देख सकते हैं ये है डब्ल्यू नॉट बाई ई, इस तरीके से, ठीक है। तो हमने कहा कि ये हमारा, अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में अगर ग्राफ बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। तो और उस ग्राफ से पता चला कि अगर हमारे इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता है, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन गिराएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब जो हमारा ग्राफ आ चुका है इसको देखते हैं, सही है। इस ग्राफ से अगर हमें निकालना हो क्या, हाँ निकालना क्या था हमें तो प्लैंक कांस्टेंट निकालना था। तो ठीक है, ये जो एम है ये कितना है हमारा, स्लोप कितना है, एच बाई ई, यानी इस लाइन का स्लोप हमारा है, स्लोप कितना है, स्लोप इक्वल टू एच बाई ई। वेरी गुड, स्लोप हमारा एच बाई ई है, ठीक है। तो यहां से हमें अगर हम कहें कि हमें प्लैंक कांस्टेंट निकालना है तो देखो बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। स्लोप की जगह क्या लगाएंगे, स्लोप कितना, स्लोप हमारा जो एम है जो एच बाई ई है, ठीक है। तो एच क्या हुआ हमारा यहाँ पे, एच बराबर क्या हुआ, ई इंटू स्लोप, स्लोप ऑफ कौन सा कर्व, स्लोप ऑफ वी नॉट न्यू कर्व। यहाँ पे जो हमारी लाइन बनी है हमारा वी नॉट और न्यू के ग्राफ में जो लाइन बनी है उसका जो स्लोप है, स्लोप को अगर मैं ई से मल्टीप्लाई करूं तो हमारा प्लैंक कांस्टेंट आ जाएगा। और इसी तरीके से देखिए यहाँ पे देखिए, चेक करिए, ये इंटरसेप्ट कितना है, डब्ल्यू नॉट बाई ई, डब्ल्यू नॉट बाई ई। तो हम कह सकते हैं हमारा इंटरसेप्ट कितना है, इंटरसेप्ट ऑन वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, यहाँ वर्टिकल एक्सिस हमारी वी नॉट वाली एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस इक्वल्स टू डब्ल्यू नॉट बाई ई। तो वर्क फंक्शन हमारा कितना होगा, देखिए वर्क फंक्शन क्या होगा, इंटरसेप्ट इनटू ई। तो यहां से ही बनेगा डब्ल्यू नॉट इक्वल्स टू इंटरसेप्ट ऑन वर्टिकल एक्सिस इनटू ई आगे लगा देते हैं शुरुआत में ही जानबूझ के, डब्ल्यू नॉट इक्वल्स टू ई इंटू इंटरसेप्ट ऑन वर्टिकल एक्सिस। अब आप ये देखिए यहाँ पे पॉइंट एक ये है इंपॉर्टेंट, देखिए तो हमारा जो ग्राफ हमने एक मेटल सरफेस ली
और मेटल सरफेस में क्या किया हमने, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनाया जो कि स्ट्रेट लाइन आया, जिससे हमें पता चला अगर हम फ्रीक्वेंसी जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हमें ज़्यादा लगाना पड़ेगा। और अगर हमें प्लैंक कांस्टेंट निकालना है तो जो लाइन आई है उसके स्लोप का मतलब टेन थीटा, जो भी एंगल आया उसका, जो मान लो 30 डिग्री आया है तो उसका टेन थीटा कितना हुआ, 1030 1/√3। तो जो वैल्यू 1/√3 आ गई उसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो हमारा क्या आएगा, प्लैंक कांस्टेंट। तो आप कैलकुलेट करके देखिए, प्लैंक कांस्टेंट उस केस में हमेशा ही 6.66 के करीब जो भी आपका आएगा -34 जूल सेकंड या जो भी इसकी यूनिट बनेगी इतना आएगा। फैक्ट आप इससे कैलकुलेशन करेंगे तो 6.56 के आसपास ही आएगा, ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है हमारी, सही है, ठीक है। तो अगर हमें इस लाइन का स्लोप पता हो और उसको ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लैंक कांस्टेंट आएगा, इंटरसेप्ट पता हो तो उसको ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वर्क फंक्शन आएगा। तो कितना आसान हो गया, मेटल है, मेटल को सेपरेटर्स में लगाया और एक हमने ग्राफ बनाया स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में, और जो हमारा स्लोप है स्लोप को ई से मल्टीप्लाई किया तो प्लैंक कांस्टेंट आया, और इंटरसेप्ट को ई से मल्टीप्लाई किया तो हमारा वर्क फंक्शन आया। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, और इनमें भी अगर कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।